जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो बाद में पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। मैं फिलहाल ठीक हूँ एकदम। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंसॉल्वेंट अकाउंट या इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, दिवालिया खाते, जिसके अंदर पर्सन का इंसॉल्वेंट हम इस समय कवर कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड पहले ही 8 वीडियो हम दे चुके हैं, जहां पर ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे चुके थे हम इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने नहीं किए थे। यहां से रिलेटेड एक 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो फिर इतना महत्वपूर्ण चैप्टर और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किए बिना छोड़ दें, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी किताब शुरू करते हैं वो शुरुआत से लेकर के अंत तक और लगभग हर एक चैप्टर से हमेशा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने, आपके साथ में करने का मेरा प्रयास रहता है। तो उस प्रयास में एक और अध्याय जुड़ रहा है, जो है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का, दिवालिया खाते का। हम लोग यहां पर टोटल 11 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद में आपको पर्सन का इंसॉल्वेंट बहुत इजी हो जाएगा। बात साथ में एक याद रखिएगा, जो प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी है वो आपकी है। कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, इसके आधार पर प्रैक्टिस अपनी बुक से आप करिए। बिना प्रैक्टिस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है इस बात का कि पेपर अच्छा करना है। जब हम अच्छा करने के लिए जाते हैं तभी तो गलती हो जाती है। गलती ही करने जा रहे हो तो गलती क्या होगी, अच्छा करने जाते हैं तब गलती हो जाती है। तो गलती ना होने पाए इसके लिए अभ्यास जरूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना ये वीडियो, ये सेशन। हर एक क्वेश्चन में एक नई कंडीशन लेके आते हैं हम आपके लिए। आज वाले क्वेश्चन में है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पूरा भुगतान ना हो पाना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पूरा भुगतान ना हो पाना कैसे जानेंगे हम। क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन आ गई, नहीं जान सकते, कुछ भी लिख के नहीं आएगा तो कैसे जान सकते हैं। हेडिंग पढ़ के नहीं आती, कैसे जानेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते करते जब लास्ट में पहुंचेंगे तब पता चलेगा ऐसा कुछ ऐसा होने वाला है। शुरुआत में जान ही नहीं सकते। क्या बात करते हैं सर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का तो पूरा ही भुगतान होता है, हमेशा सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद किसी और का नंबर आता है, उनका भी पूरा भुगतान नहीं हो पाता, ये कौन सी कंडीशन है। मेरे भैया, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे साथी, इस बात को याद रखो, पेमेंट पूरा होने के लिए कम से कम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जितने के हैं इतने की तो असेट्स होनी चाहिए। जितने के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं इतने की तो असेट्स होनी चाहिए। अगर उतने की भी असेट्स बिक करके रियलाइज नहीं हो रही तो आप पेमेंट कैसे कर दोगे। तो बस यही कंडीशन होगी, जब जितने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं उतना भी हमारे पास में पैसा ना होगा असेट्स बेचने पर, तो पूरा पेमेंट ना कर पाएंगे। जब ना कर पाएंगे तो कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या लिखते हैं उसको समझेंगे हम लोग साथ में मिलकर के। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, बहुत अच्छी कंडीशन है ये, इसलिए छोड़ के बीच में ना जाना। मेरे कहने से रुकोगे भी नहीं, अगर अच्छा समझोगे तो रुक ही जाओगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अगर आपको अच्छा लग जाए, आपको लगे कि ये दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। वहां फिर न रोक लेना अपने आप को, शेयर जरूर करना। लाइक कमेंट आपकी इच्छा, करना है ना करना, शेयर कर देना। क्योंकि मेरा प्रयास उन बच्चों के लिए जो अच्छी और अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं, उनमें उनकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा सहयोग मेरा अपना, ये सिर्फ मेरी इच्छा है। तो ये इच्छा तब पूरी होगी जब आप शेयर करेंगे, तब, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो चलिए हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन डेट क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखो डेट क्या है दी हुई है। एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लूँ इसको। तो भैया डेट में चलते हैं और डेट दी हुई है, कब है कब है कब है, कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008। आप इस बात को इसके नीचे लिखना हमेशा। मैं उधर लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहां जगह की शॉर्टेज हो जाएगी, यहां तक मुझे नीचे तक इस क्वेश्चन को लाना होता है। ओके, देखो मैंने कहा कि कभी जान नहीं पाओगे कि पूरा पेमेंट होने वाला है या नहीं, लेकिन एक बात और बता रहा हूं, थोड़ा सा गेस कर सकते हैं।
यदि असेट्स का वैल्यू थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वैल्यू दिया हो और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की वैल्यू बड़ी दी हो, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, तो थोड़ा दिमाग में अनुमान लगाना कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की वैल्यू इतनी बड़ी, असेट्स की वैल्यू छोटी छोटी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका पूरा पेमेंट ना हो पाए। ये कंडीशन तो नहीं है। ओके, इस कंडीशन में समझेंगे। देखो पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको तो टेलीग्राम पे मिलेगा मिलेगा कॉमर्स सिरा, और यहां स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखो पूरा क्वेश्चन देख लो आप। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15,000 के दिख रहे हैं आपको, है ना, और इधर असेट्स में देखो तो छोटी छोटी वैल्यू 2,000, 3,000, 4,000 इस तरीके के, है ना। तो अब लग रहा है कि हाँ यही बात है। नीचे इंफॉर्मेशन जो अलग से दी गई है, fully secured creditors and partially secured creditors held a stock and shares respectively as security. Sri Khushwant Singh was declared insolvent on 31st March 2008. You are required to prepare his statement of affairs and deficiency account. क्वेश्चन बहुत इजी है, चलो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, हाँ ये स्किल हमारी है भैया, हम भी स्किल रखते हैं आपकी तरह के। कॉमर्स का विद्यार्थी स्केल नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा भैया, इतने तो फॉर्मेट बनाने होते हैं। फिर भी बच्चे कोचिंग में जाते हैं तो स्केल लेके नहीं जाते। अच्छा आप बताना हमको कमेंट बॉक्स में, आप लेके जाते हो या नहीं लेके जाते हो, सच बताना, झूठ मत बोलना। आप जब पढ़ने के लिए जाते हो कोचिंग में तो स्केल अपनी ले जाते हो या पड़ोसी को कोहनी मारते हो कि लाओ स्केल दो पहले, है ना। और कुछ बच्चे तो केवल स्केल मांगने का बहाना मिले हों कोचिंग में जाकर के, इस वजह से स्केल नहीं ले जाते, है ना। आप उनमें से कौन हैं? सबसे पहले यहां पर क्रॉस लायबिलिटी, यहां पर लायबिलिटी, यहां पर एक्सपेक्टेड टू रैंक, एक्सपेक्टेड टू रैंक, यहां पर असेट्स, यहां एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, एक तो राइटिंग वैसे भी और बहुत अच्छी, खींच के लिख दें फिर क्या कहना। समझ में आपको आ जाता है ना, कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो भाई। चलो तो सीधा इंफॉर्मेशन है मेरे पास, देखो कैपिटल है, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और कोई इंफॉर्मेशन है और ऐसी है नहीं जो दिक्कत करे। तो चलो सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ए में कितना दिया हुआ है? 5,000। कितना? 5,000। ओके, उसके बाद में कैश, स्टॉक, मशीनरी, शेयर्स, फर्नीचर, बुक डेट्स, ट्रेडिंग लॉसेस, स्पेकुलेशन लॉसेस, ड्राइंग्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वैल्यू है 5,000 और उसको हम लोग लिख चुके हैं, यहां 5,000 और यहां पर भी 5,000 हो गया। ओके, चूंकि मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट पूरा हो नहीं पाएगा, इस वजह से थोड़ी सी जगह छोड़ के रखेंगे। कुछ वैल्यू हमें बाद में यहां पर शिफ्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के रखेंगे। उसके बाद में सेकेंड कंडीशन में फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसकी लिस्ट क्या होती है? बी। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास में क्या है? फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास में स्टॉक और शेयर्स हैं। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 4,000 के और इनके पास है स्टॉक जिसका रियलाइज वैल्यू है 5,000। तो इनके पास क्या है? सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक इनके पास है जो कि 5,000 की है। यहां से माइनस करेंगे लोन, इनसे लोन लिया गया है 4,000 रुपए का, तो 1,000 क्या बचेगा? सरप्लस बचेगा, सरप्लस टू बी कंट्रा लिस्ट जी में इसको ट्रांसफर किया जाएगा और यहां इसकी कोई वैल्यू लिखी नहीं जाती। इसकी वैल्यू बाहर लिखी जाती लेकिन अभी नहीं लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन में नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज हम लिख लेते। थर्ड लिस्ट होती है हमारी पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट सी। पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स देखो क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं 6,000 के। ओके, लोन कितना है? 6,000। यहां कितना था?
4,000। इनके पास है सिक्योरिटी ऑफ शेयर, सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स का वैल्यू देखो कितना है, तो शेयर्स का एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू है 2,000, तो इनका 4,000 का पेमेंट नहीं हो पाएगा। पार्सली सिक्योर्ड है, 6 में 2 सिक्योर्ड है, 4 अनसिक्योर्ड है, तो इसलिए जस्ट क्या कहते हैं, पार्सली सिक्योर्ड। प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इनकी लिस्ट होती है डी, और ये कितने हैं, 15,000 के। ओके, 15,000 डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी। क्लियर, एकदम क्लियर है। इधर की लिस्टें हो गई सब, इसका भी टोटल बाहर यहां नहीं आता। टोटल मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ और आइडिया है। चलो यहां पर आता हूं, सन्ड्री एसेट्स लिस्ट क्या है इनकी, ई। सबसे पहले कैश 200 का कैश है, ठीक है। स्टॉक नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टॉक यहां आ गया है, शेयर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि शेयर्स यहां आ गए, तो स्टॉक शेयर्स नहीं लिखेंगे। मशीनरी 8,000 2,000। मैंने क्या कहा था, वैल्यूज बड़ी बड़ी होंगी और रियलाइजेशन कम होगा, तो मतलब रियलाइजेशन बहुत छोटी छोटी वैल्यूज का होगा। उसके बाद में शेयर्स नहीं लिखूंगा। फर्नीचर 2,500, 2,000 का फर्नीचर 500 रियलाइज हो रहा है। अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक है। डेटर्स, ट्रेडिंग लॉसेस, स्पेकुलेशन ड्रॉइंग्स कुछ नहीं, टोटल कर लो 2,000 और ये 2,700, अंदर का टोटल 10,200। ठीक, देखो 2,700 रुपये मात्र रियलाइज हुआ है, 15,000 की वैल्यू केवल इसकी है। इसके बाद में बुक डेट्स लिस्ट एफ, गुड डेटर्स सीधे दिया है 10,300 6,300, गुड एंड 10,300 6,300। तो जब हमने सभी संपत्तियां डेटर्स के साथ में बेच दी तो 7 3 10, 6 2 8 1 9, कितना एसेट्स हो गया मेरे पास, 9,000 की एसेट्स हो गई। बात समझ में आ रही है आपको? जी समझ में आ गई। इसके साथ में हमने लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज लिस्ट जी, बी आर आता है नहीं, तो फिर डैश कर दिया और यही 9,000 हमने कैरी कर लिया। 1,000 का मेरा प्रॉफिट एक क्रेडिटर के पास पड़ा है क्योंकि उससे मैंने 4,000 का लोन लिया था, 5,000 की सिक्योरिटी दी थी, तो 1,000 वापस ले आएगा लिक्विडेटर। तो ऐड हो जाएगी यहां पर, ऐड सरप्लस लिस्ट बी 1,000। तो अब कितना हो गया, 10,000। कितना हुआ, 10,000। बस सभी संपत्तियां बिकने के बाद कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 10,000। पेमेंट कितना करना है, 15,000। कितना रियलाइज हुआ, 10,000। पेमेंट कितना करना है, 15,000। तो क्या आप 15,000 पेमेंट कर सकते हैं आउट ऑफ 10,000? 10,000 से 15,000 का पेमेंट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। 15,000 के क्रेडिटर्स में से मैक्सिमम कितने का पेमेंट हो सकता है, 10,000 का। तो कितना नहीं हो सकता है, वो है 5,000। तो 5,000 जब पेमेंट नहीं हो पाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड हो जाएंगे। तो इनको क्या लिखेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बट येट अनसिक्योर्ड। कितना, 5,000। ओके, यहां तो 15 पूरा लिख चुका हूं, तो यहां नहीं, कितना, 5,000। तो अब यहां टोटल कितना हो जाएगा अनसिक्योर्ड, 10,000। ये सिक्योर्ड कहां रह गए, ये तो अनसिक्योर्ड हो गए। सिक्योर्ड होते तो पूरा पेमेंट ना हो जाता। अब यहां का टोटल कर लो, तो 10 और 4 14। ठीक, और यहां देखो, यहां लेस तो करो क्या,
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट, लिस्ट क्या, लिस्ट डी, कितना पेमेंट कर पाओगे? 10,000, इससे ज्यादा कर ही ना पाओगे, है ना। तो जब 10 से 10 माइनस करेंगे तो यहां क्या बचेगा? नील। यहां अब मुझे पेमेंट कितना करना है? और लोगों को कितना पेमेंट करना था? 14,000। मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो क्या पेमेंट मैं कुछ कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सब डिफिशियंसी हो जाएगी लिस्ट एच की। कितनी? 14,000। ऐसे बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हैं तब। उम्मीद है बात आपको समझ में भी आ गई होगी। क्लियर? अगर ये सेटअप करना आप भूल गए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन, वो कोई इंफॉर्मेशन अलग से नहीं, बहुत इजी, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि अगर ये सेटअप आपको नहीं पता है तो। लेकिन अब चूंकि आप पढ़ रहे हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो आपको हर एक चीज पता होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और फिर हम लोग करें डिफिशियंसी अकाउंट। तो जब इसका डिफिशियंसी करेंगे तो बहुत ही इजी वे में, क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ही नहीं है। कैसे? सबसे पहले देखो कैपिटल, लेफ्ट साइड में देखो कैपिटल 10,000 दी हुई है डायरेक्ट हमको, कैपिटल 10,000 है, लिख लिया। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स 6,000 के हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स 6,000 है, बस लिख लिया, कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500। ओके, बात समझ में आ रही है जी? अच्छा हाँ, आप यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि जब पीएल अकाउंट बनाते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था? एक एक्सपेंस होता था। यहां सर आप प्रॉफिट में लेके जा रहे हो, ये कैसे? वो गोइंग कंसर्न था, ये वाइंडिंग अप है। जब व्यापार चल रहा था तो अलग अलग एंटिटी थी और उस कंडीशन में जो उसने कैपिटल लगाई थी उस पर इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा था, बिजनेसमैन के लिए नहीं। किसके लिए? बिजनेस के लिए एक्सपेंस था, बिजनेसमैन के लिए तो प्रॉफिट था। यहां एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो रहा है, पर्सन मींस बिजनेसमैन, ट्रेडर। तो जब वो इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस, जस्ट अपोजिट ऑफ पीएल अकाउंट। ओके, क्लियर जी? क्लियर। मैं जैसा कहता हूं आपको बताता भी रहता हूं, फिर भी कंफ्यूजन हो तो पूछना जरूर। 1,500। उसके बाद डिफिशियंसी, डिफिशियंसी लिस्ट एच वाली कितनी? 14,000। इधर आओ, देखो क्या क्या लिखेंगे। ड्राइंग्स है 5,000, और फिर ये सट्टे के भी शौकीन थे, स्पेकुलेशन लॉस, 5,000 रुपए सट्टे में भी खेल दिए। ये कम खिलाड़ी थोड़े, बहुत बड़े वाले खिलाड़ी, तभी तो देखो दिवालिया होने की नौबत आ गई, है ना। ट्रेडिंग लॉस 4,000, ट्रेडिंग लॉस 4,000। ओके, उसके बाद में और चीजें यहां नहीं। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। यहां वो एसेट्स भी लिखेंगे जो हमने लिस्ट ई और एफ में नहीं लिखा था। कौन? स्टॉक। स्टॉक देखो कितने का था? 10,000 का था, 5,000 रियलाइज हुआ था। 10,000 था, 5,000 रियलाइज हुआ तो 5,000 का लॉस हुआ था। शेयर्स, शेयर्स देखो हमने नहीं लिखे थे, शेयर्स 3,000 के थे, 2,000 रियलाइज हुआ था तो 1,000 का लॉस हुआ था। सन्ड्री एसेट्स, इसको हमने नोट आउट नहीं किया, वहां से लिस्ट ई से हमें कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया। आपके पास तो रहेगा, मेरे पास नहीं होगा ये ऑप्शन, तो मैं ले लेता हूं थोड़ा। 10,200 रुपये बाहर का तो टोटल था, ये मुझे याद है। 2,000 इसका था, स्टॉक का 5,000, और स्टॉक नहीं गया था, कैश 200 रुपये था,
2700 था, मुझे याद आ रहा है 2700 था। सन्ड्री एसेट्स 10,200 रुपए अंदर था और 2700 बाहर था। ओके, तो 10,200 माइनस 2700, किससे क्या करना, 12 से 7 जाएगा तो 5, और यहां पर 9 से 2 जाएगा तो 7। ठीक, और उसके बाद में डेटर्स 6,000 कुछ के थे, और नहीं 10,300 के थे, 6,300 रियलाइज था। 10,300 माइनस 6,300, तो 4,000 का सीधा सीधा लॉस यहां हुआ था। ठीक, टोटल कर लेता हूं क्योंकि इसका टोटल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद इतनी था। 14 6 20 10 30 31,500। इधर आओ, 5 5 10 4 14, 1 15 5 20, 20 27 4 31, 31,500। एकदम राइट याद था फिर। ठीक, डिफिशिएंसी अकाउंट भी बन गया, बराबर अकाउंट बंद हो रहा, देख लीजिए आप, 31,500 यहाँ का, 31,500 यहाँ का। आप हमारे साथ जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन इजी लगेगा, इस बात की गारंटी है हमारी। लेकिन आपको बस इतना करना होगा कि हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको अपने आप भी करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे लग ना पाए, बहुत आसानी से यूं चुटकियों में लगेगा आपसे। 10-15 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। मेरे साथ जब मैं आपको समझाते हुए इतना आगे बढ़ता हूं तब भी ये 20 मिनट से ऊपर क्वेश्चन नहीं जा रहा होगा शायद। ओके, बात समझ में आ रही है? जी समझ में आ रही है। तो मेरी तरफ से क्वेश्चन पूरा हो चुका है, मेरी क्या आपकी तरफ से भी क्वेश्चन पूरा हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।